अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज जो हम लेक्चर क्रैश सीरीज़ लेक्चर नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं वो है स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ग्रेड 10। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सारे के सारे टॉपिक्स फॉर्मेटिव हैं, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे, तो बजाय उसको हम पढ़ने के आप डायरेक्ट हम पेपर की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, क्रैश सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 होगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है मैटर, और इसका जो सब टाइटल आज हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर SLO नंबर 1। इसके MCQ की तरफ हम जल्दी से आते हैं। इसमें पहला जो MCQ है, विच प्रोसेस डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैस। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को अगर हीट देते हैं तो वो बजाय लिक्विड के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें किसी भी सॉलिड को हीट दें तो वो लिक्विड में जाता है, लेकिन एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो बजाय लिक्विड के किस में चला जाता है, गैस के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कौन सा नाम देंगे? दिस इज सब्लिमेशन। वल सॉलिड सब्लिमेट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग। जितने भी फेज चेंजेस होते हैं उसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसमें एवेपोरेशन इज़ नॉट अ फेज चेंज, ये एक बॉइलिंग प्रोसेस है अंडर बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, कि तमाम टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर ये बुखारात निकलना, वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं एट ऑल टेम्परेचर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फ्रीजिंग इज़ अ प्रोसेस एंड मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस, फेज चेंजेस हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा B एंड C। फ्रीजिंग और मेल्टिंग के अंदर जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद वेपोरेशन अक्कर्स। वेपोरेशन मैंने आपको कहा है, एक तो ये बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर अकर होता है, और दूसरा ये है कि सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का सरफेस होता है उससे वेपोरेशन हमेशा अकर करती है। और इसमें इसने ऑप्शन दिए हैं ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट्स एट ऑल टेम्परेचर, ओनली इन सॉलिड्स, ओनली अंडर प्रेशर। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि वेपोरेशन एट ऑल टेम्परेचर अकर करता है लेकिन बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो उसको हम बजाय वेपोरेशन के बॉइलिंग प्रोसेस कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। उसके बाद जो चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो पहला ऑप्शन है मेल्टिंग। मेल्टिंग में हम हीट रिलीज़ नहीं करते बल्कि ऐड करते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस नंबर 2 कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो मॉलिक्यूल होते हैं जिन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होती है वो हीट रिलीज़ करके एक दूसरे के करीब आके कंडेंस हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ बॉइलिंग जो है उसमें भी हीट ऐड की जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन, कंडेंसेशन, जिसमें जो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक होगा और इससे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बॉइलिंग इज डिफर फ्रॉम वेपोरेशन। बॉइलिंग और एवेपोरेशन किस तरह एक दूसरे डिफरेंट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बॉइलिंग अकर थ्रू आउट द लिक्विड, एवेपोरेशन अकर ओनली एट सरफेस। ये मैंने अभी आपको दोनों बातें बताई हैं कि बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट लिक्विड, होल अमाउंट जो है वो लिक्विड का बॉयल करता है, जबकि एवेपोरेशन ओनली सरफेस मॉलिक्यूल वेपोरेट करते हैं। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन C ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद जो शार्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 5 शार्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से लिए गए हैं। सबसे पहला है डिफाइन डिपोजिशन एंड गिव वन एग्जांपल। डिपोजिशन को आपने डिफाइन करना है, इसके साथ एक एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता? जैसे हमने MCQ में भी पढ़ा कि जो फेज चेंजेस होते हैं इसमें हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न हमने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। आपने डिफरेंस लिखना है सब्लिमेशन और कंडेंसेशन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट फ्रीजेस। अब जो लिक्विड है अगर फ्रीज हो जाता है तो उसके पार्टिकल के साथ कैसा मामला होता है, पार्टिकल कैसे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन हाउ वेपोरेशन काजेज कूलिंग। जो वेपोरेशन प्रोसेस है ये कूलिंग काज करता है, इसकी रीज़न क्या है? इसके हम आंसर देखते हैं वन बाय वन।
तो शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें पहला जो है ये MCQ की मौजूद है, आप इससे देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने बताया है, साथ मैंने की भी ऐड की है। अब जो डिपोजिशन है क्वेश्चन नंबर 1, डिपोजिशन क्या होता है? ये सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर सब्लिमेशन को हमने डिफ़ाइन किया था कि किसी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो बजाय लिक्विड के वो गैशियस स्टेट में चला जाता है। अगर इस प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं तो गैशियस स्टेट को लिक्विड में जाने की बजाय सॉलिडिफाइड अगर हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। तो गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पे अगर आप देखें तो गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जबकि इसको ओरिजिनली जाना किस में चाहिए था? लिक्विड के अंदर। तो ये किस में चली गई? सॉलिड के अंदर। अगर ये डायरेक्ट सॉलिड में जाती है तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन कोल्ड विंडो। जैसे आप शीशे के ऊपर हवा आपके मुंह से रिलीज हो रही है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, तो शीशे के ऊपर फॉग सी जम जाती है, दिस इज डिपोजिशन, ठीक है। उसके बाद इसकी रीज़न क्या है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है, वो रिलीज़ करके एक दूसरे के साथ मुंजमद हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो था, इसमें आपने देखे 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो आपसे जो बात पूछी जाएगी वही आपने लिखनी है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। अगर ये लाइन भी नहीं लिखना चाहते हैं तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट ये एक्सप्लेनेशन के लिए ये 2 पॉइंट आपके लाजमी होने चाहिए, डेफिनीशन और एग्जांपल के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान, मेल्टिंग जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता? इसकी रीज़न क्या है कि हीट एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब उस सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो हीट किस में यूज़ होती है? ब्रेक डाउन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए, ना टू इंक्रीज पार्टिकल मोशन, ना कि उन पार्टिकल की मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एनर्जी इंक्रीजेज। हीट एनर्जी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दिस इज हीट एनर्जी। जो आप हीट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो किस में यूज़ होगी? हीट एनर्जी इज़ यूज टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, ना कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। जस्ट क्या होगा, जो पार्टिकल की पोजीशन है वो चेंज होगी, एक फिक्स पोजीशन से वो फिक्स पोजीशन अपनी लूज़ कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफरेंस बिटवीन सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। इसको आपने टेबल की फॉर्म में लिखना है हमेशा। इसको मैं आपके सामने रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, कि इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले आप क्या रखेंगे? ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरफ ये, और इस तरह फीचर्स हैं, और साथ में सब्लिमेशन, और साथ में क्या है? कंडेंसेशन। पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन आ गया, पॉइंट नंबर 2 एनर्जी आ गया, पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन एग्जांपल, और 4 पे एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सब्लिमेशन की? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और अगर कंडेंसेशन है कि गैस टू लिक्विड। क्लियर हो गया। उसके बाद एब्जॉर्ब एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है सब्लिमेशन। यहाँ से आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की भी डेफिनेशन मिल रही है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी ऐड होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। और जो हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। और कंडेंसेशन में हीट रिलीज़ होती है। एग्जाम्पल क्या है? ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा कि वाटर वेपर्स, जो H2O है,
H2O इन केस ऑफ गैशियस स्टेट, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ड्यू। ओस जो पड़ती है जो गैशियस वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विफाई होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन। लास्ट पे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि सब्लिमेशन में पार्टिकल के साथ क्या होता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, तो पार्टिकल गेन एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो सॉलिड से एक इतनी ज़्यादा उसमें फोर्सेस हैं तो वो डायरेक्ट ऐसी स्टेट के अंदर चले जाते हैं जिसमें लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इसके बाद कंडेंसेशन में क्या होता है कि कंडेंसेशन में जो गैस मॉलिक्यूल्स ने वो थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, वो रिलीज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्राम, यहाँ पे होगा टू फॉर्म लिक्विड फ्राम गैस। ये आपने समझना है कि फॉर्म लिक्विड, लिक्विड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्राम किससे होगा, फ्राम गैस, गैस से ये गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है कि पार्टिकल जो गैस के हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और उससे क्या बनेगा, लिक्विड। ये पेपर में अगर डिफरेंस का या डिस्टिंग्विश का या डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। इसमें कम से कम आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए डिफ्रेंशिएट के अंदर। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद अगर कोई एनर्जी के हवाले से पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एग्जांपल है या एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है पार्टिकल्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग, कि अगर जो लिक्विड है वो फ्रीज होता है तो उसके पार्टिकल के साथ क्या बिहेवियर होगा, उसके पार्टिकल क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल स्लो डाउन, जो लिक्विड की आज़ादाना मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या होगा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज़ होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि वो अपना टेम्परेचर भी डाउन करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एंड अरेंज इनटू अ फिक्स्ड क्लोजली पैक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ सॉलिड। सबसे पहले पार्टिकल की मूवमेंट स्लो डाउन होगी। स्लो डाउन से क्या होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब वो फिक्स्ड होना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, अरेंज इनटू अ फिक्स्ड क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ सॉलिड। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप ऐड कर सकते हैं द रिलीज ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग हेल्प्स स्टेबलाइज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि जो रिलीज एनर्जी होगी, जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे इनटू एनवायरनमेंट, उससे जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबलाइज हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि लिक्विड जो है वो फ्रीज कैसे होता है जब उसके पार्टिकल स्लो डाउन होते हैं। स्लो डाउन कैसे होंगे, जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो अपना टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम कैसे होगा, जो उनके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो सराउंडिंग के अंदर रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वेपोरेशन काज कूलिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर भी सेल्फ चेक के अंदर मौजूद है कि वेपोरेशन जो है कूलिंग काज क्यों करता है। जो बुखारात बनते हैं, वेपर्स बनते हैं लिक्विड की सरफेस से, तो जब ये वेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद कूलिंग क्यों होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि आप अपने हथेली के ऊपर अगर स्पिरिट रखते हैं, स्पिरिट का 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप रखेंगे तो वो जल्दी से, स्पिरिट जो होता है वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल क्या करेगा, जल्दी से वेपोराइजेशन करना शुरू कर देगा और उससे आपको ठंडक महसूस होती है। इसका रीज़निंग क्या है ये इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कि जो अगर आप स्पिरिट अपनी हथेली पे रखते हैं तो उससे भी कूलिंग प्रोड्यूस क्यों होती है, वो भी इसी के साथ लिंक करता है। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो अगर आप स्पिरिट को हथेली के ऊपर रखते हैं तो स्पिरिट एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करता है, आपकी हथेली की जो वार्म, आपकी गर्माइश होती है हथेली की, उससे स्पिरिट एनर्जी गेन करता है। और जो स्पिरिट होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो उस इतनी कम गर्माइश से, कम हीट से वेपोराइज करना शुरू हो जाता है। जो मालिक्यूल हीट एनर्जी गेन करते हैं वो सरफेस से वेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। जो बाकी मालिक्यूल बचते हैं उनकी एनर्जी डाउन होती है, कम एनर्जी, कम टेम्परेचर की वजह से वो कूलिंग क्रिएट करते हैं। अब ज़रा यहाँ इसका आंसर देखते हैं कि
फास्टेस्ट मूविंग पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। पहला तो पॉइंट आ गया कि जो वेपोरेशन क्या होता है, escape of liquid molecule from the surface of liquid, remaining particle have lower average kinetic energy। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस से वेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये लिक्विड पड़ा हुआ है तो इसके सरफेस से वो मालिक्यूल वेपोरेट करेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, ये वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। और यहाँ पे जो मालिक्यूल बचेंगे इन मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, लोअरिंग द टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लेस हो रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी लेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद दिस इज़ वाई स्वेटिंग कूल्स द बॉडी। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी मौजूद है, जैसे बॉडी को पसीना आता है, स्वेटिंग कूल्स द बॉडी, एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम एस्केपिंग मालिक्यूल्स। अब बॉडी की जो हीट एनर्जी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो किस में यूटिलाइज होगी, वाटर वेपर्स, यूटिलाइजेशन इन फॉर्मिंग वाटर वेपर आर। इसने लिखा है कि एनर्जी इज रिमूव्ड विथ एस्केपिंग मालिक्यूल। जो मालिक्यूल बुखारात पसीने की फॉर्म में निकल रहे हैं उसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई रिलीज़ हो जाती है। जो बाकी मालिक्यूल बचते हैं लिक्विड के, उनका टेम्परेचर, उनकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो लेस हो जाती है, जिससे क्या होता है, कूलिंग कास होती है। और तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है कि एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ स्टेट्स दैट अकर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हेन आइस इज हीटेड टू फॉर्म वाटर वेपर्स। अगर आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ फिर इसके आंसर को भी डिस्कस करते हैं कि हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को लेके चलना है कि जब हम एक स्टेट आइस जो वाटर है सॉलिड फॉर्म में है, इसमें इसको हमने कन्वर्ट करना है वाटर वेपर्स के अंदर, H2O गैसेस के अंदर। इस दौरान जो हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेंगी, डिफरेंट प्रोसेसेस मिलेंगे, जैसे सॉलिड से इसको हीट देंगे तो वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विफाई से फिर इसको हीट देंगे तो वो गैशियस स्टेट में जाता है। डायरेक्ट सॉलिड से अगर हम गैस में जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, अगर उनको समराइज़ किया जाए तो ये उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जितने हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं। क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर इन्हीं को सम अप किया जाए स्टेट्स ऑफ मैटर तो इससे क्या बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि आपके सामने है। अब अपने आइस को हीट करना है तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले आइस किस में जाएगी, उस प्रोसेस को हम ज़रा चेक करते हैं और देखते हैं। जो की के अंदर आंसर मौजूद है उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है आइस वाटर वेपर्स। जो मैंने आपको बताया था कि आइस को हम लेंगे और इसको हमने कन्वर्ट करना है वाटर वेपर्स के अंदर। यहाँ पे आप मौजूद है H2O सॉलिड, इसको आप हीट देंगे। हीट से क्या होगा कि इसमें किसको हमने लेके जाना है H2O गैशियस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है मेल्टिंग आइस इनटू वाटर, के आइस को हम सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये किस में जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये हीट करेंगे तो वो गैशियस स्टेट के अंदर जाएगा। पहला जो पॉइंट है मेल्टिंग आइस टू वाटर, पार्टिकल इन आइस वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम हीट देंगे तो क्या होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज करेंगी। द सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो पार्टिकल की पोजीशन और मूवमेंट चेंज होगी। उससे क्या होगा कि सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड के अंदर और
इसका जो हमने एक ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो फेज चेंजेस होते हैं उसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा आपने याद रखना है। बाज़ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर ऐड हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी ऐड हो रही है, तो क्या उस जो स्टेट है उसका भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा? तो ऐसी बात नहीं होगी। उसके बाद लिक्विड वाटर, अब जब हमने सॉलिड टू वाटर किया तो पानी जब बना तो उसके पार्टिकल के साथ क्या बिहेवियर होगा? पार्टिकल मूव्स फ्रीली बट रिमेन क्लोज टुगेदर। जब वाटर लिक्विड हो जाता है तो उस केस में पार्टिकल तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो फ्री हो जाती है, लेकिन वो फिक्स्ड रहेंगे, एक दूसरे से आज़ाद नहीं होंगे। दे हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एवोपरेशन, लिक्विड गैस बिलो बॉइलिंग। अब इससे पहले क्या होगा? वेपोरेशन होगी। पॉइंट नंबर 3 पे हम, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। वेपोरेशन, वेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वेपोरेशन में क्या होगा कि जो सरफेस के पार्टिकल हैं ऑल टेम्परेचर्स के ऊपर वेपोरेट करते रहेंगे। दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट काजेज कूलिंग। अब हमने ये भी पढ़ा था अभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, जो वेपोरेशन है वो कूलिंग काज करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बॉइलिंग। जब आप किस पे पहुंच जाएंगे बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर, तो वो वेपोरेशन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? बॉइलिंग उसको कहेंगे, बॉइलिंग प्रोसेस। गैस एट बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है तो ये लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करता है, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। All particle gain sufficient energy to become gas. Particle move rapidly and spread apart, forming water vapors. अब जब ये लिक्विड से लिक्विड इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो पार्टिकल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, और इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। उसके बाद वाटर वेपर्स के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। जो गैस है उसके पार्टिकल एक दूसरे के करीब नहीं होते, दूर दूर हो जाते हैं। मूविंग फ्रीली विद हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, दूर दूर हो जाते हैं, फोर्सेस नहीं होती, पार्टिकल एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, इनकी रैंडम मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, मींस के काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा हो जाती है। अब कंडेंसेशन है गैस टू लिक्विड इफ़ कूल्ड। अगर हम इसको कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है? वैसे हमने वाटर वेपर्स तक ही लिखना था, लेकिन अगर इसको हम कूल डाउन करते हैं तो कंडेंसेशन बी हो सकती है। वाटर वेपर लूज एनर्जी, पार्टिकल स्लो डाउन एंड कम क्लोजर, लिक्विड फॉर्म, रिलीज हीट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आज का लेक्चर था जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे अटेम्प्ट किया, जो आप बच्चों के साथ डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर था हम स्टार्ट पे चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 से था मैटर, और इसका जो टॉपिक था चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैंने आपके सामने पूरी एक वर्कशीट रखी लेक्चर नंबर 1 की। कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के लिए। लेक्चर 2 मीन के वर्कशीट नंबर 2 कल आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो आप जो होप्स हो कि आप रोज़ का लेक्चर रोज़ देखेंगे तो आप स्किप नहीं करेंगे, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाएगी, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल लेक्चर नंबर 2 के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़।